नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहाड़वाद पर कांग्रेस सुस्त, उत्तराखंड बीजेपी मौन। अब मंत्रिमंडल विस्तार ने पकड़ा जोर, अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं मंत्री अग्रवाल। दून में सीएम धामी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का लिया जायजा, भर्ती में शामिल युवाओं का बढ़ाया हौसला, अधिकारियों को दिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश। प्रदेश में अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, एमडीडीए के वीसी का बड़ा बयान, किसी सूरत में नहीं बर्दाश्त होगा अतिक्रमण, मुस्लिम संगठन ने जताई आपत्ति। और राजधानी देहरादून में जमीन फर्जीवाड़े ने पकड़ी रफ्तार, एसआईटी की जांच में गोरखधंधे का पर्दाफाश, 1948 के दस्तावेजों में हुई हेराफेरी, हड़पी निशी और सरकारी भूमि। उत्तराखंड में पहाड़ी मैदानी मुद्दा शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग लगातार उठ रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि बीजेपी ने जहां इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सुस्ती दिखाई है। देखिए रिपोर्ट। नहीं थम रहा प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ विरोध, मंत्री पद से हटाने की उठ रही मांग, जगह जगह हो रहा प्रदर्शन, लेकिन बीजेपी की चुप्पी, कांग्रेस ने भी दिखाई सुस्ती। उत्तराखंड बजट सत्र से शुरू हुआ पहाड़ी मैदानी का विवाद अब तक भी थमा नहीं है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा बना है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश में जगह जगह प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस मामले में अब भी चुप्पी साधे है। भले ही सीएम धामी ने खुले मंच से विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को चेताने का काम किया हो, लेकिन फिलहाल अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी बातचीत हो चुकी है, अब केंद्र इस विषय को संज्ञान लेगा। केंद्र को ही सब प्रकार के निर्णय करने होते हैं, इसलिए किसको रखना हटाना ये विषय केंद्र का, उस पर मुझे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करना। तो माने कि मतलब मंत्री पद से छुट्टी होगी, आप कह रहे हैं कि संज्ञान मैंने क्या, केंद्र हर विषय का संज्ञान लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना उसका डिसीजन केंद्र द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसी बहाने। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार निश्चित रूप से कभी भी हो सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि सत्ता पक्ष की चुप्पी के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस मामले में सुस्ती दिखाई है। कांग्रेस की चुप्पी भी इस मामले में सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस के नेता भले ही बयानों के जरिए निशाना साध रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस का कोई अग्रेशन नजर नहीं आ रहा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की जगह पर क्षेत्रीय दलों ने एक साथ आकर प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवान का कहना है कि जो टिप्पणी मंत्री ने सदन में की वो शर्मनाक है। उत्तराखंड वासी जहां पर भी हैं, इसे लेकर प्रेमचंद को कोसने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंडी तो उत्तराखंड से बाहर तो पूरे देश में हैं, देश से बाहर हैं, और देश से बाहर से भी लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि वहाँ भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये मुनसर करता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो प्रेमचंद अग्रवाल जी को चाहती है या भारतीय जनता पार्टी को चाहती है या अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में है। अब झूठ के सहारे कब तक चलोगे? कई लोगों ने ये कह दिया उनके बचाव में कि उन्होंने वो शब्द नहीं कहे थे जो प्रचलित हुए। अरे नहीं कहे थे तो उसने तो स्वयं स्वीकार कर लिया है, और फिर ये कहा कि साहब पहाड़ियों के लिए थोड़ी बना ये प्रदेश। अरे भाई, पहाड़ियों के लिए न बनता होता तो हम उत्तर प्रदेश में क्या बुरे थे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने का मामला जहां शांत होता नहीं दिख रहा, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार का बयान दे दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर गाज गिरेगी? क्या मंत्रिमंडल विस्तार के समय प्रेमचंद अग्रवाल की कैबिनेट से छुट्टी होगी? टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
मंगलवार को राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एसएसपी अजय सिंह से भर्ती प्रक्रिया पर जानकारी ली। साथ ही उन्होंने भर्ती में शामिल होने आए युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए अच्छा प्रदर्शन करने को कहा। बता दें कि सीएम धामी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कहा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राज्य की महिलाओं को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना मंजूर होने पर बधाई दी। इस मौके पर रेखा आर्य ने बताया कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी का रहेगा। उन्होंने बताया कि पहले साल में सरकार ने 2000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जल्द ही इसका जीओ जारी होगा। हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की अध्यक्षता में जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक हुई। बता दें कि बैठक में सीडब्ल्यूसी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब पर सवाल उठाए। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी ने फर्जी वोट के जरिए केदारनाथ का उपचुनाव और निकाय चुनाव जीता है। उधर सीडब्ल्यूसी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने बताया कि कांग्रेस जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस बीजेपी की साजिश को बेनकाब करेगी। ये हम लोग पहले चुनाव आयोग के पास गए, 3 दिसंबर को हम गए, उसके 15 दिन बाद गए, उसके बाद हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने दूसरी चिट्ठी लिखी, उसके बाद संसद में राहुल जी ने उठाया, लोकसभा में, राज्यसभा में खड़गे जी ने उठाया, उसके बाद राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये 3 महीने की प्रक्रिया हमारी उम्मीदों से जुड़ी थी कि हम एक जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं और इस देश की संस्थाएं उसको मानेगी। लेकिन जब हमने देखा कि किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, जब हमने देखा कि इतने बड़े मुद्दे के ऊपर जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, चाहे सरकार का चाहे चुनाव आयोग का, जब वो रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कांग्रेस पार्टी ने संगठन के रूप में तैयारी करके जनता के बीच में जाने का फैसला किया। रुद्रपुर पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली और बैठक में सांसद ने जल जीवन मिशन पर चर्चा की। बता दें उन्होंने योजना की प्रगति पर अधिकारियों से अपडेट लिया, साथ ही अधूरे कार्यों में प्रगति के निर्देश दिए। 3 महीने में दिशा की बैठक हम लोग करते हैं और आज अभी संसद सत्र प्रारंभ होने से पहले ही हम दिशा के बैठक को कर रहे हैं। आपका जल जीवन मिशन क्या स्थिति है, उसमें जो लोगों की आशंकाएं हैं उनको दूर कैसे किया, कार्यों में कितनी तेजी आई है, कार्य कितने संपादित हो गए हैं, कितने शेष हो गए हैं, जो सड़कें उसकी टूटी हैं जल जीवन मिशन की पाइपलाइन डालने में उनकी क्या स्थिति है, और इसी तरह से हेल्थ मिशन है, और इसी तरह से NHAI है, और हमारी PMGSY है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की हैं। 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय मुखबा दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में प्रशासन के साथ ही ग्रामीण भी पीएम मोदी के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि पीएम के स्वागत में सीमांत ग्राम्य उद्योग पारंपरिक परिधान तैयार किए गए। सीमांत ग्राम्य उद्योग की माने तो भेड़ की ऊन से कोट और पहाड़ी टोपी को बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये परिधान उनकी विरासत है। हाँ, इसमें ऐसा कि ये जो पोशाक है मिर्जाई, ये मैंने बचपन में देखा था कि पुराने लोग इसको पहनते थे, तो अब बीच बीच में ये विलुप्त के कगार पर आ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुरानी जो पहचान है पहाड़ की, उसको फिर उजागर करूं और मैं प्रधानमंत्री जी को भेंट कर पाऊं
और ताकि इसका प्रचार प्रसार हो और लोग फिर अपने पुरानी कल्चर पद्धति शैली को अपनाएं। उधर एमडीडीए अवैध मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी का कहना है कि प्रदेश में किसी भी सूरत में अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इन दिनों पचवादून के विकास नगर में सरकार अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को भी करीब 5 मदरसों को सीज किया गया। वहीं इस कार्रवाई को लेकर समुदाय विशेष का कहना है कि सरकार एक तरफा एक्शन ले रही है। नहीं, देखिए, जो भी अवैध भवन निर्माण है वो चाहे मदरसे के रूप में हो, किसी भी विद्यालय के रूप में हो, चूँकि वहाँ नौनिहाल पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और उनके जीवन की सुरक्षा का प्रश्न होता है, तो स्वीकृत मानचित्र हो, सुरक्षित भवन हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने एक अभियान चलाया था और उसमें जो भी जिस किसी रूप में भी कोई शैक्षणिक संस्था है उसको हम लोग नोटिस जारी करके उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं राजधानी देहरादून में मुस्लिम संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एक मस्जिद और मदरसों पर हुई सीज की कार्रवाई का विरोध किया। संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि रमजान के महीने में जानबूझकर इस कार्रवाई को अमल में लाया गया है। नाराज लोगों का कहना है कि बीजेपी मदरसों का मुद्दा उठाकर प्रदेश के असल विवाद पर पर्दा डाल रही है। बता दें कि यहां पर मुस्लिम संगठन कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, हमारा मानना यह है कि जो कुछ हो रहा है रमज़ान के महीने में मुस्लिम समाज को जानबूझकर तंग परेशान करने के लिए किया जा रहा है और सरकार ये चाहती है कि मुसलमान आक्रोशित हों, सड़कों पर आएं और भाजपा के माहौल फेवर में एक माहौल बने। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जमहूरियत के तहत अपनी बात कहना चाहते हैं। देखिए, हल तो नहीं निकला है और हल ऐसे निकल भी नहीं सकता, क्योंकि जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है प्रशासन की तरफ से, अगर देखा जाए तो ये गुंडाई वाली कार्रवाई है। मस्जिद और मदरसों को लगातार रमजान के मुबारक महीने में बंद किया जा रहा है और ये भी नहीं बताया जा रहा है उसे किस आधार पर, किस एक्ट के तहत बंद किया है। जितने मदरसों पर अभी तक कार्रवाई हुई है, मस्जिद पे कार्रवाई हुई है, किसी को कोई नोटिस अभी तक तामील नहीं कराया गया है, कोई आदेश नहीं दिया गया जिस आदेश में स्पष्ट हो कि इस आदेश के तहत, इस कानून के तहत, इस लॉ के तहत ये मदरसा बंद किया गया। पौड़ी के कीर्तिनगर में हमारी खबर का असर हुआ है। यहां स्थायी उप जिलाधिकारी की तैनाती हो गई है। शासन ने पंकज भट्ट को कीर्तिनगर तहसील की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर पदभार संभालने के बाद एसडीएम पंकज भट्ट ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा। आपको याद दिला दें कि यहां ग्रामीण पिछले 3 महीने से स्थायी एसडीएम की मांग कर रहे थे। मेरे लिए तो हर्ष की बात है कि मेरी जो पहली नियुक्ति है वो देवभूमि कीर्तिनगर में मेरी पहली नियुक्ति हुई है। 3 महीने से यहाँ पे एसडीएम का पद रिक्त था, तो इस क्रम में जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे यहाँ पे भेजा गया। तो मेरी जो प्राथमिकता है यहाँ पर रहेंगी, अभी हमारा 4 धाम सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके अंतर्गत जो तैयारियाँ अभी हमें करनी है, जैसे 2 मई को केदारनाथ धाम के हमारे कपाट खुलने वाले हैं, तो उससे पहले जो जितने 4 धाम यात्रा से संबंधित जो तैयारियां हैं तो उनका मैं जायजा लूंगा। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र का भ्रमण करूंगा और लोगों से पूछूंगा, लोगों से मिलूंगा, जन समस्याएं जो हैं। राजधानी देहरादून में जमीनों का कारोबार जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी ही रफ्तार से फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। 2 साल पहले उजागर हुए फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को जेल भेजा है, लेकिन एसआईटी की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। दून में जितनी तेजी से बढ़ रहा जमीनों का कारोबार, उतनी ही तेजी से फर्जीवाड़े ने पकड़ी रफ्तार। जमीन फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा। राजधानी देहरादून में जमीनों का कारोबार जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही रफ्तार से फर्जीवाड़ा भी। 2 साल पहले उजागर हुए फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को जेल भेजा है, लेकिन एसआईटी की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो इस पूरे गोरख धंधे की गहराई को उजागर कर रहे हैं। आरोपियों ने 2000 एकड़ यानी 9 करोड़ स्क्वायर फीट जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की सरकारी और निजी संपत्तियों पर फर्जी हक जताने की साजिश रची। वहीं सैकड़ों शिकायतें आने के बाद मुकदमे भी हुए। दरअसल ये घोटाला 1948 के असली दस्तावेजों में हेरफेर करके अंजाम दिया जाता रहा। पुराने रिकॉर्ड हटाकर फर्जी कागजात तैयार किए गए और इस तरह से लाखों करोड़ों की जमीनों पर अवैध कब्जे का खेल खेला गया। इतना ही नहीं, उस दौरान आरोपियों के पिता ने जमीन अपने नाबालिग बच्चों के नाम फर्जी तरीके से करवाई और अब बच्चे उस जमीन को दूसरों के नाम कर रहे हैं।
और ये खेल आरोपी अकेला नहीं खेलता था, बल्कि इस खेल में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के साथ सहारनपुर में स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों के मिली भगत से खेला जाता था। रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारी असली रजिस्ट्री निकालकर फर्जी रजिस्ट्री वहां पर रख देते थे। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है और सभी संदिग्ध रजिस्ट्रियों की गहनता से जांच जारी है। जांच में सामने आया कि देहरादून के भूमि रिकॉर्ड सहारनपुर में रखे गए थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने आराम से कागजों में छेड़छाड़ कर दी। यानी सरकारी सिस्टम की ढील और अपराधियों की चालाकी, दोनों ने मिलकर इस घोटाले को परवान चढ़ाया। जो नॉर्मली हम लोगों को ट्रेंड देखने को मिला है कि जो सहारनपुर में रिकॉर्ड था 1948 तक का, तो पहली रजिस्ट्री को जो बेस बनाया गया वो 1948 को बेस बनाया गया और उसके आधार पर जो देहरादून का रिकॉर्ड था उसमें हेरफेर की गई और मूल डॉक्यूमेंट को हटा के दूसरा डॉक्यूमेंट उसकी जगह रिप्लेस करके उसको लगा दिया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो वास्तव में हम उसके जेन्युइन ऑनर हैं। तो जानबूझ के 2-3 ट्रांजैक्शन यही सोचने के लिए, यही दिखाने के लिए किए जाते रहे कि हम वास्तविक ऑनर हैं, जबकि वो वास्तविक ऑनर नहीं थे। तो ये लगभग 2000 एकड़ ज़मीन जो हम लोगों के पास आई है, तो उसमें लगभग 2000 एकड़ ज़मीन इन्वॉल्व रही है और बाकी अभी जांच गतिमान है क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट देख रही है, फिर और पृथक प्रकरण सामने आने की उम्मीद है। साल 2023 में फर्जी रजिस्ट्री मामला आने के बाद सीएम के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। पहले एसआईटी का कार्यकाल नवंबर 2023 तक तय किया गया, लेकिन बढ़ती शिकायतों को देखते हुए कार्यकाल मार्च 2023 तक बढ़ाया गया। हालांकि आम जनता की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इसे दूसरी बार सितंबर 2024 तक और फरवरी 2025 तक बढ़ाया गया। कुल हम लोगों ने पहला जो कार्यकाल किया है वो तो कॉन्टिन्यूएशन में था, जिसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ था 2024 तक। फिर 30 सितंबर के बाद एक हल्का सा ब्रेक आया और फिर हम लोगों ने 26 अक्टूबर से काम करना शुरू किया। तो दोनों एसआईटी ने जो काम किया वो लगभग हमारे पास 378 प्रकरण आए, जिसमें हमने पहले वाले मामलों में 97 और दूसरे वाले में 13 प्रकरणों में एफआईआर लॉन्च करने के लिए भेजा और जिसमें लगभग 61 मामलों में एफआईआर लॉन्च होकर जांच की कार्रवाई गतिमान है और बाकी भी शीघ्र ही वो हो जाएगी क्योंकि हम लोग निकट संपर्क में हैं एसएसपी देहरादून से। जुलाई 2023 में जब ये मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई। अब सरकार ने आदेश दिया है कि सभी संदिग्ध रजिस्ट्रियों की गहनता से जांच हो और मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि कोई दोषी बच न सके और बेगुनाह फंस न सके। देखिए, ये रेंज के संज्ञान में आया है कि काफ़ी जो वो फ्रॉड संबंधी और भूमि रिलेटेड जो शिकायतें हैं उसको थाने लेवल पे इनको डायरेक्टली इसको रजिस्टर किया जा रहा है, जबकि इसका एसओपी है कि सीओ की जांच के बाद में ही होगा और साथ साथ इसके लिए जो विशेष कमेटी बनी है, लैंड फ्रॉड कमेटी बनी है, जो माननीय अपने कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में जो है, जिसमें आईजी गढ़वाल भी उसके मेंबर्स हैं, तो इनके कंसल्टेशन से भी और इनको कंसल्ट करके और इन्हीं की स्वीकृति के साथ ही ये मुकदमे जो है वो दर्ज होने चाहिए, ऐसा एसओपी है। कहीं कहीं किसी थाने में रिव्यू के दौरान में ये पाया गया कि यहाँ पे डायरेक्टली मुकदमे किए जा रहे हैं तो संबंधित क्षेत्राधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। साथ साथ रेंज लेवल पे भी इसकी बहुत गहनता से इसका अध्ययन किया जा रहा है, इसकी जाँच की जा रही है। देहरादून का ये फर्जी रजिस्ट्री घोटाला सिर्फ कुछ लोगों की साजिश नहीं बल्कि एक सुनियोजित अपराध है जिसमें सरकारी रिकॉर्ड तक से छेड़छाड़ की गई। बड़ा सवाल ये है कि जिनके हक की जमीनें फर्जी कागजों पर बेची गई उन्हें इंसाफ आखिर कब मिलेगा। एसआईटी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस घोटाले के और भी बड़े चेहरे सामने आने की उम्मीद है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां स्थानीय पत्रकारों का विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ गुस्सा फूटा। दरअसल बीते दिन रुड़की नगर निगम में पहली बोर्ड बैठक हुई। बैठक कोई कवरेज करने गए पत्रकारों को विधायक प्रदीप बत्रा ने सभागार से बाहर निकलवा दिया। विधायक के इस बर्ताव से नाराज हुए पत्रकारों ने सीएम के कार्यक्रम की कवरेज का बहिष्कार किया, साथ ही विधायक प्रदीप बत्रा का पुतला फूका। देखिए, पुतला दहन क्यों किया गया ये तो सभी को पता है भाई। पुतला दहन तो होना ही नहीं चाहिए था किसी भी, मतलब जो गलती कर रहे थे विधायक प्रदीप बत्रा जी पत्रकारों को बाहर निकाले क्यों, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। मेयर अनिता अग्रवाल जी ने क्यों मना किया कि भाई मीडिया अलाउ नहीं है, वो जवाब देना पड़ेगा।
और यहाँ तक कि जब कुछ पार्षद बाहर निकल गए, वो पार्षद भी कहने लगे कि साहब वहाँ तो उनको बोलने तक नहीं दिया गया, और ये बताया गया कि पूरा जो बोर्ड है वो हाईजेक कर लिया गया भाई प्रदीप बत्रा जी। नसीम मलिक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, हमारे उसके प्रेस क्लब के महासचिव भी हो, आपको पता है कल की जो घटना थी, जो प्रदीप बत्रा नगर विधायक है, उन्होंने एक बाउंसर का काम किया है। बाउंसर का काम करने का उनके पास में फोर्स थी, सब चीज थी। उन्हें पत्रकारों से धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए, पत्रकारों को हमेशा पत्रकारों के साथ में खड़े हैं। लेकिन जो उन्होंने काम किया ये निंदनीय है, और उसी को देखते हुए आज सभी प्रेस भी उनका पुतला दहन करें। लोहाघाट में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने कोरोना काल के लंबित बिलों का भुगतान, मानदेय और अन्य मांगे पूरी न होने तक सस्ता गल्ला दुकानों में ईपोश मशीनें न लगाने का ऐलान किया है। मंगलवार को शोरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने खाद्य गोदाम लोहाघाट में जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांग पूरी न होने पर सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी। हमारे जो ये गोदाम से अभी हमें जो ईपोस मशीन लगाई जा रही है, इसका हम लोग विरोध भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कहना यह है कि जो सरकार के द्वारा कोविड काल में हमारे दुकानदारों का जो रुका हुआ बिल भाड़े थे, या हमारे जो अन्य मदों के बिल भाड़े रुके हुए हैं, उन सभी बिल भाड़ों का भुगतान हमारे दुकानदारों के खातों में तुरंत कर दिया जाए। उसके पश्चात सरकार चाहे तो ईपोस मशीन लगाए, नहीं अन्यथा जब तक हमारे पुराने बिल भाड़ों का भुगतान नहीं होता, हमारे दुकानदार की आज स्थिति इस तरह की हो चुकी है कि वो रोड में दर की ठोकरें खा रहा है और अपने बच्चों का लालन पोषण करने के लिए भी वो बाध्य हो चुका है। वहीं लोहाघाट में स्टेशन बाजार के पास घायल अवस्था में एक शख्स मिला। स्थानीय लोगों ने जब घायल को देखा तो 112 पर कॉल किया, लेकिन काफी देर तक कोई मदद घायल तक नहीं पहुंचाई गई। जब काफी इंतजार करने के बाद पुलिस पहुंची तो यहां लोगों का विरोध देखने को मिला। उधर पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्हें घायल को उपचार के लिए वक्त पर अस्पताल पहुंचाया है। बेचारा खून से लथपथ मेरे को दिखा बिसिंग स्टैंड में। मैंने कहा 112 में फ़ोन करूं या फिर क्या करूं। लोकल हिसाब से मैंने थाने में फ़ोन किया। मैंने कहा कि पुलिस को भेज के इसको ले जाइए, हॉस्पिटल ले जाइए। उसके बाद आने के बाद मैंने कहा कि उनसे सर आप लोग इसको यहाँ पे रखने के बावजूद आप लोग इससे बहस क्यों कर रहे हैं, इसको थाने पर वहाँ ले जाइए, क्या कहते हैं हॉस्पिटल में पहले इसके ट्रीटमेंट कीजिए। तो उसके बाद मेरे को ही गाली करने लगे। उसके बाद मैंने अपनी ही गाड़ी बुला के राकेश उपाध्याय जी की गाड़ी बुलाई। उसके बाद मैं उनके साथ ही उनको भी बिठा के, प्रशासन को बिठा के भी उसकी गाड़ी में भेज रहा हूँ। उससे पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी, नहीं तो अभी तक पहुँचा चुका होता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहाड़वाद पर कांग्रेस सुस्त, उत्तराखंड बीजेपी मौन। अब मंत्रिमंडल विस्तार ने पकड़ा जोर, अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं मंत्री अग्रवाल। दून में सीएम धामी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का लिया जायजा। भर्ती में शामिल युवाओं का बढ़ाया हौसला, अधिकारियों को दिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश। प्रदेश में अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। एमडीडीए के वीसी का बड़ा बयान, किसी सूरत में नहीं बर्दाश्त होगा अतिक्रमण। मुस्लिम संगठन ने जताई आपत्ति। और राजधानी देहरादून में जमीन फर्जीवाड़े ने पकड़ी रफ्तार। एसआईटी की जांच में गोरखधंधे का पर्दाफाश। 1948 के दस्तावेजों में हुई हेराफेरी, हड़पी निशी और सरकारी भूमि।